बहुजन समाज पार्टी दोनों जगह पे, यहाँ चुनाव में भी पार्टी के हार जीत पे भी समीकरण बिगाड़ रही है और सत्ता में तो बिगाड़ेगी ही। वरना बहुजन समाज पार्टी के किसी की सरकार बनने वाली नहीं है, ये बात तय हो चुकी है। न केवल राजस्थान में, मध्य प्रदेश का भी हमने आकलन किया है, छत्तीसगढ़ का भी आकलन किया है, तेलंगाना का भी आकलन किया है। तो हमारा मानना है कि हम ये पहले तो सोच रहे थे कि 6 से 12 हो जाएंगी, लेकिन अब हमारा जो अनुमान है, हमने जो आकलन लगाया है 35 सीटों पे तो बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है। 35 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी प्रथम स्थान पर चल रही है, ये मान के चलिए। वहाँ पर कांग्रेस या बीजेपी दूसरे स्थान पर है। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ हैं बहुत चर्चित चेहरे आर वर्मा साहब, जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है। लगातार मान्यवर साहब के साथ उन्होंने बहुत सारा कार्य किया है और सबसे बड़ी बात, ये वीडियो बहुत अहम होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। वर्मा साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी, एसएम न्यूज़ का बहुत धन्यवाद, दर्शकों का बहुत बहुत आभार जी। मान्यवर काशीराम साहब अपनी जेब में जातियों के आंकड़े लेकर घुमा करते थे और बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने वही चक्रव्यूह रच दिया है राजस्थान की धरती पर। और उस राजस्थान की धरती पे जो चक्रव्यूह रचा गया है, उसका आज बड़ा खुलासा करने वाले हैं आर वर्मा साहब। किन आंकड़ों से बसपा की सरकार बनने वाली है राजस्थान में, हम जानेंगे वर्मा साहब से। वर्मा जी, क्या लगता है कि जो राजस्थान की सरजमी पर इस वक्त बसपा की सरकार बनने वाली है, तो कौन से आंकड़े, कौन सी राजनीति बहन जी ने खीली है जिसकी वजह से कांग्रेस और बीजेपी की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं? आज मोदी जी की भी वहाँ पर यात्रा है, योगी जी की यात्रा है और तमाम पार्टियां लगातार चुनावी वादे भी करे जा रही हैं, लेकिन बसपा के चक्रव्यूह को तोड़ना और उसके अंदर चक्रव्यूह के अंदर घुस पाना तमाम पार्टियों के लिए मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा कौन सा राज है, वो हमारे दर्शकों को बताएं जी। ये जो जाति की जनगणना कराने का एक नया सगुफा, मैं इसे सगुफा कहूँगा, कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां जैसे समाजवादी पार्टी है, बिहार में लालू यादव और नीतीश की पार्टी है, या तमाम इस तरह के लोग, अब उनको कोई जब मुद्दा नहीं मिल रहा, एक मुद्दा तो बीजेपी ने पकड़ रखा है हिंदू राष्ट्र का, अब इन लोगों के पास कौन सा मुद्दा हो, सारे मुद्दे ख़त्म हो गए हैं। बीजेपी कोई और मुद्दा पकड़ना नहीं चाहती है, क्योंकि उसके लिए उसके एजेंडे में कुछ है नहीं। अब लोगों को लग रहा है कि जिस तरह से शेड्यूल कास्ट, मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग में इस हिंदू कार्ड के आधार पर जो चेतना बनती जा रही है कि बीजेपी तो केवल हिंदू 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 मुस्लिम हिंदू मुस्लिम यही करके और हमें बांट के और हमारे मौलिक अधिकारों से वंचित रखती है। तो ये एक फंडा जनता में, हम राजस्थान घूम रहे हैं, वहाँ भी लोगों को समझ में आ रहा है। कांग्रेस के पास ये कोई मुद्दा था नहीं, तो इस मुद्दे को कांग्रेस ने पकड़ लिया। अब उनके नेता राहुल गांधी जी जगह जगह कि यहाँ तो बैकवर्ड इतना है, उसके इतना आरक्षण है, उसको इतना आरक्षण है, मेरे बात। और उधर कि बिहार में नीतीश ने कि आरक्षण लागू कर दिया साहब, 52% आरक्षण लागू कर दिया बैकवर्ड के लिए। पता नहीं लोग भी कहाँ किस सपने में रहते हैं। 1965 से काशीराम साहब ने जब से ये आंदोलन बहुजन मूवमेंट शुरू किया, ये आंकड़ा, जातिगत आंकड़ा कि इस देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या ओबीसी, अनुसूचित जात, जनजात के कितने लोग हैं, अपनी जेब में लेके घूमते थे ये आंकड़ा जी। और उसके बाद हर कार्यकर्ता को इस तरह से ये आंकड़ा रटा दिया गया था, वो आंकड़ा सभी कार्यकर्ताओं के एक तरह से जेब में, कहने का मतलब उनके दिमाग में था, और वो आंकड़ा हरदम लेके उसी आधार पे बहुजन मूवमेंट चला है। उसी आधार पे बहुजन समाज पार्टी ने सत्ता प्राप्त की उत्तर प्रदेश में 4 बार। वो एक ऐसा जादुई आंकड़ा था, जातिगत आंकड़ा, और वो आंकड़ा था मंडल कमीशन का।
सुरेंद्र जी बड़ा ताजुब करेंगे, मैं ये बात ऐसे नहीं बोल रहा, फर्जी नहीं बोल रहा। अगर आप कहें तो मेरी भी जेब में वो आंकड़ा अभी भी है। मैं अब पहले कि कौन कहे, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ मजबूत है, वो आंकड़ा मेरी जेब में अभी भी है। कहिए तो मैं अभी आपको दिखा सकता हूं। हमारे दर्शकों को जरूर दिखाएं। सुरेंद्र जी ये है वो आंकड़ा, इसे आप कैमरा से जल्दी से इसको हाईलाइट करके इसको कर दीजिए, तो ये सब लोगों को पता चल जाएगा जितने बहुजन मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं। इसी आंकड़े के आधार पे समाज में बहुजनों को जगाने का काम कर रहे थे और कर रहे हैं। ये आंकड़ा एकदम स्पष्ट बताता है कि इस देश में ब्राह्मण 3.5% है, क्षत्रिय 5.5% है, वैश्य 6% है, पिछड़ा वर्ग 52% है, धार्मिक अल्पसंख्यक 10.5% है, अनुसूचित जाति 15% है और अनुसूचित जनजाति 7.5% है। इसी आंकड़े के आधार पर रिजर्वेशन की मांग की गई थी। मंडल कमीशन की ये आंकड़े हैं। मंडल कमीशन ने इस देश में घूम घूम के 6,743 जातियां पिछड़े वर्ग अर्थात पिछड़े वर्ग में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सम्मिलित था। 6,747 जातियाँ खोजी थी और इसी आधार पे संविधान में आरक्षण की व्यवस्था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए की गई और उसके बाद फिर पिछड़े वर्ग के लिए, जिसमें 27% आरक्षण मिला। मैं चाहे ये कांग्रेस हो, चाहे ये नीतीश की सरकार हो, चाहे लालू की सरकार हो, और इसके समर्थक लोगों से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ये आंकड़ा कोई गलत है आंकड़ा? इससे आगे पीछे थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है आज बदलाव। इस आंकड़े पर कितना अनुपालन किया कांग्रेस की 70 साल से सरकार, केंद्र में 40 साल से और प्रदेशों में भी 70 साल से ये चल रही है, जो आज ये इनको भूत सवार है जातिगत सर्वे का, जातिगत जनगणना का। ये आज भी कई प्रदेशों में उनकी सरकारें चल रही हैं, उन पे कितना लागू कर रहे हैं? इसी आधार पे लागू कर देते, या अब क्या करेंगे? जातिगत आंकड़न कला इसको गणना करा के क्या करेंगे? ये लागू करेंगे। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद की सरकार 60 साल से उनकी सरकारें वहाँ चल रही हैं बिहार में, और वहाँ पिछड़े वर्ग का जो बुरा हाल है, कोई आरक्षण नहीं, कोई कुछ नहीं। अब ये केवल वहाँ एक सगुफा है, एक ड्रामा है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये जो अब चिल्ला रहे हैं, ये तरह तरह की योजनाएं तो चलाते रहे हैं, उन पे कहाँ अमल हुआ है? इस तरह से इस पे भी कोई अमल होना नहीं है, केवल सत्ता में आने के लिए इनको खतरा लग गया है। बहुजन समाज पार्टी ने इस आंकड़े के आधार पे बहुजन मूवमेंट चलाया, उत्तर प्रदेश में सफल रहा, अन्य राज्यों में भी जागरूकता बढ़ी है। हम राजस्थान में इतने दिनों से घूम के आ रहे हैं, लोग अपने हमें वर्मा साहब क्या लग रहा है कि ये जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं, इन आंकड़ों के आधार पर ही बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने भी टिकट वितरण करा है? एकदम 100% करा है, नहीं है, कर रही हैं वो। उत्तर प्रदेश में भी जब से वो एक जिम्मेदारी पद पे हैं, अपना बहुजन मूवमेंट को चला रही हैं, बीएसपी को चला रही हैं, इसी आधार पे ही वो टिकट वितरण करती हैं और इसी फार्मूले के आधार पे बहुजन समाज पार्टी को सफल होने के लिए उनका पूरा प्रयास है और कार्यकर्ता इस बात को समझ गया है। हम राजस्थान में जिस तरह से घूम रहे हैं, उन्होंने चाहे मीना जो एक कम्बिनेशन बनाया है, राजस्थान में 25% सीटें जो है लोकसभा की 25 सीटें, ये लोकसभा की 25 सीटें हैं और 32 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति की लोकसभा में रिजर्व हैं। पिछले बार के चुनाव में ज़्यादातर बैकवर्ड, पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के लोग 6 सीटें विधानसभा की जीते थे और 2 सीटों पे मार्जिन केवल 1000-2000 का ही अंतर था, दूसरे नंबर पे थी। हम ये मान रहे थे कि 6 से 12 शायद हो जाएगा, लेकिन अभी घूमने के बाद हमें पता चला, अलवर गए हम, करौली गए, इस जगह जगह हमने जो रैली थी बहन मायावती जी क्या की। लग रहा है जिस तरीके से आप ज़मीनी स्तर पर घूमे हैं, तो वहाँ का समीकरण क्या नज़र आ रहा है? जातीय समीकरण भी क्या नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो है बसपा की झोली में कितनी सीटों पर देखते हैं और बसपा के चुनाव को कहाँ देखते हैं आप?
मैं यही कहना चाह रहा था कि दिल्ली या उससे उत्तर प्रदेश से लगे हुए जो भी इलाके हैं उनमें पहले से भी बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छी तरह से मजबूती की स्थिति में उनके अनुसूचित जाति के लोग बड़ी मजबूती के साथ जुड़े हैं। उनके जुड़ने के वजह से अनुसूचित जनजाति की, जैसे करौली में है अनुसूचित जनजाति में मीना है, बैकवर्ड में गुजर हैं, ये बड़ी अच्छी संख्या में, भरतपुर में गुजर बहुत ज़्यादा हैं, नदवाई में है गुजर बहुत ज़्यादा हैं, जिनकी वजह से बहुजन समाज पार्टी जीतती रही है। अर्थात ये समीकरण बहुजन मूवमेंट का जो ये समीकरण है उस आधार पे बहुजन समाज पार्टी को जीत मिली। भरतपुर में कई सीटें जीती, अलवर में कई सीटें जीती, कई पिछले साल से पहले वाले चुनाव में भी जीती हुई हैं। तो इस बार जो बात करते हैं वर्मा जी, तो कितनी सीटों पर आप देखते हैं वह बताएं। तो हमारा मानना है कि हम ये पहले तो सोच रहे थे कि 6 से 12 हो जाएंगी, लेकिन अब हमारा जो अनुमान है, हमने जो आंकलन लगाया है 35 सीटों पे तो बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है। 35 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी प्रथम स्थान पर चल रही है, ये मान के चलिए। वहाँ पर कांग्रेस या बीजेपी दूसरे स्थान पर है। त्रिकोणीय संघर्ष पूरे राजस्थान में है और लगभग ये 35 या 40 सीटों का अनुमान यह है कि बहुजन समाज पार्टी तो निश्चित है जीत रही है। और कुछ जो अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि इस बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी और वो इनका समीकरण या बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बढ़ेगी, समीकरण बिगाड़ देगी। समीकरण सत्ता बनाने के लिए ही नहीं बहुजन समाज पार्टी कर रही काम, सीटों के जीतने या हारने पे भी बहुजन समाज पार्टी का बड़ा अभिन्न रोल रहेगा। जहां पर बीजेपी जीत रही है वो बीजेपी ना जीत के कांग्रेस हो सकता है जीत जाए। अगर बीएसपी नहीं जीतती, वो समीकरण बीजेपी का बिगाड़ रही है बहुजन समाज पार्टी। तमाम सीटों पे कांग्रेस जीतने वाली है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के कारण कांग्रेस का समीकरण बिगड़ रहा है। हो सकता है वहाँ बीजेपी, अगर बहुजन समाज पार्टी नहीं जीत रही तो हो सकता है बीजेपी जीत जाए। इस तरह से बहुजन समाज पार्टी दोनों जगह पे, यहाँ चुनाव में भी पार्टी के हार जीत पे भी समीकरण बिगाड़ रही है और सत्ता में तो बिगाड़ेगी ही। वरना बहुजन समाज पार्टी के किसी की सरकार बनने वाली नहीं है, ये बात तय हो चुकी है। न केवल राजस्थान में, मध्य प्रदेश का भी हमने आकलन किया है, छत्तीसगढ़ का भी आकलन किया है, तेलंगाना का भी आकलन किया है। जी, आप थे हमारे साथ आर वर्मा, जिन्होंने बताया कि जो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने कहा है कि हम लोग अगर सरकार नहीं बना पाए तो हम लोग बैलेंसिंग ऑफ पावर के करेंगे और बिना बसपा के कोई भी सरकार बनने वाली नहीं।